नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपनी चल रही कहानी लाल खेत का नभक्षी का दूसरा और अंतिम भाग लेकर आया हूं। अगर आपने पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखें। साथ ही एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं की है तो कृपया अभी कर लें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। अगर आपको मेरी कहानी सुनाने की शैली और ये क्षेत्रीय लोक कथाएं पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना समर्थन दिखाएं। आपका हर छोटा सा सहयोग मुझे और भी दिलचस्प कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। भोरा राम ललखेत उस सुबह आया जब चारों ओर सफेद सन्नाटा पसरा हुआ था। ऊपरी खेतों पर अब भी बर्फ की मोटी परत जमी थी और ओक के पेड़ों से कुहासा चिपका हुआ था। वो धीरे धीरे नापे हुए कदमों से चला आ रहा था। एक कंधे पर बंदूक, दूसरे पर कैनवास का थैला। वो न तो बहुत लंबा था, न ही डरावना दिखता था, बस स्थिर, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो खतरे से अब चौंकना भूल गया हो। वो कभी बैतड़ी के एक प्रसिद्ध शिकारी का बेटा था। उसने पहाड़ी बकरों, भालुओं, जंगली सुअरों, तेंदुओं और एक बार तराई के एक घायल बाघ का शिकार किया था जिसने उसकी बाह पर अपना निशान छोड़ दिया था। वो दाग उसकी कोहनी से कलाई तक फैला था, हल्का मगर गहरा, जैसे चमड़ी के नीचे बिजली कैद हो। हर सर्दी जब ठंड उस निशान को जकड़ देती तो यादें भी दर्द की तरह उठती। वो न तो पैसे के लिए आया था, न शोहरत के लिए। वो आया था क्योंकि वो जानता था भूख और डर आदमी और जानवर दोनों को कैसे बदल देते हैं। वो न तो पहले मट गया, न बुजुर्गों के पास। वो सीधा वहां गया जहां बर्फ में खून के दाग जमे थे। वो जमीन को वैसे पढ़ता था जैसे दूसरे लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं। वो पंजों के निशानों के पास झुका, उनकी गहराई और फैलाव नापते हुए बोला, बूढ़ा नर है, दाहिना कंधा लंगड़ा, जाम कभी भरा नहीं। वो घसीट के निशानों को गहराइयों तक पीछा करता गया, हवा और पानी की दिशा नोट करता हुआ। हर जगह वही पैटर्न था, चांदहीन रातों में शिकार, बहते पानी के पास, गांव की हवा के विपरीत दिशा में। वो समझ गया कि ये तेंदुआ यूं ही नहीं मारता, ये एक तय ताल में चलता है। हर जीव, यहां तक कि एक हत्यारा भी, अपनी लय रखता है। शाम को फिर गांव वाले पुराने ओक के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वे भोरा को सावधान उम्मीद से देखते रहे। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस सुनता था और एक टहनी से मिट्टी में लकीरें खींचता रहा। आखिर उसने कहा, ये वहां शिकार करता है जहां तुम नहीं देखते। तुम बहुत जोर से प्रार्थना करते हो, ये सुनता है। तुम जाल पास में लगाते हो, ये देखता है। तुम डरते हो, ये सूंघ लेता है। आदमी सिर झुकाए चुप रहे, शर्मिंदा। भोरा उठ खड़ा हुआ और शांत स्वर में बोला, मुझे एक बकरी, एक रस्सी और सन्नाटा चाहिए। उस रात भोरा ने वही बकरी बांधी जहां बछड़ा मारा गया था। वो ओक के पेड़ पर बनी एक नीची मचान पर चढ़ गया जिसकी डालियों पर पाला जड़ा था। वो ठंड की लंबी रात वही बैठा रहा, ऊनी कपड़ों में लिपटा, घुटनों पर बंदूक टिकाए। चांद फीका और छोटा उगा। बकरी ने एक बार, दो बार मिमियाया, फिर चुप हो गई। जंगल ने सांस रोक ली। उसने हरकत देखी, चारे के पास नहीं बल्कि अपने पीछे। दो आंखें बर्फ में हल्की चमक रही थी, उसे देखती हुई। तेंदुआ आया था, बकरी के लिए नहीं, आदमी के लिए। घंटों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, शिकारी और शिकार, बिना हिले। सुबह हुई, भोरा नीचे उतरा और बर्फ देखी। पेड़ के चारों ओर पंजों के निशान थे, पास, सोच समझ कर बनाए गए, बिना जल्दबाजी।
जानवर पूरी रात 10 फीट के भीतर रहा था। भोरा ने हल्की मुस्कान दी। चालाक है, उसने कहा, पर हमेशा नहीं। अगली 3 रातों तक उसने चारा बदला। पहले जौ के खेतों में, फिर मठ के पास वाली धारा पर। हर बार तेंदुआ आया, चक्कर लगाया और चला गया। अब उसने भी धैर्य सीख लिया था। चौथी रात भोरा ने ताजा खून देखा। जानवर ने इस बार एक आवारा कुत्ते को मारा था। वो निशानों को चुपचाप देखता रहा, फिर बुदबुदाया, तू मुझे परख रहा है। अच्छा है। हफ्ते बीत गए, ठंड और गहराती गई। गांव वाले अब संदेह करने लगे। कुछ ने कहा, ये जानवर इस दुनिया का नहीं, भोरा भी इसे नहीं मार सकता। लेकिन भोरा ने बहस नहीं की। वो बस इतना बोला, जो जानवर खून बहाता है वो मर भी सकता है। उसने आखिरी मचान जमाई, जमी हुई धारा के पास एक नीची ओक पर। वहां पूर्णिमा की फीकी रोशनी में वो बैठा रहा। हवा नुकीली, तारे कठोर और दुनिया बिल्कुल स्थिर। एक बार खांसी की आवाज आई, हल्की, बहुत दूर से। फिर सन्नाटा। भोरा मुस्कराया। वक्त आ गया है। सर्दी अपने सबसे निर्दयी दौर में पहुंच चुकी थी। लाल खेत पर गिरने वाली बर्फ अब दोपहर तक पिघलती नहीं थी। वो छतों के नीचे जम जाती, छतों को सफेद और पगडंडियों को कांसा बना देती। हवा इतनी ठंडी और भंगुर थी कि लगता, जरा जोर से सांस ली तो टूट जाएगी। भूरा राम की दाढ़ी पर अब बर्फ की चांदी जम गई थी। गांव वाले, जो कभी उस पर पूरा भरोसा करते थे, अब उसका नाम भी धीमे स्वर में लेते, मानो उसका नाम लेने से ही कोई अनहोनी घट जाएगी। वो अब भी शिकारी था, पर तेंदुआ अब भी जिंदा था, और घाटी अब भी खून से भीग रही थी। चतुर, एक कुम्हार, खेतों की निचली मेड़ों पर अकेला रहता था, जहां जमीन धीरे धीरे घाटी की ओर झुकती थी। वो बचपन से ही लंगड़ा था, टेढ़े पैर, धीमी चाल, लेकिन उसके हाथ मजबूत और सधे हुए थे। हर सुबह उसकी भट्टी से धुआं उठता, जीवन के वादे जैसा। उसके चाक की लगातार घूमती आवाज घाटी में गूंजती। तीसरे महीने की पहली सुबह वो आवाज अचानक बंद हो गई। भूरी लाल जब एक घड़ा लेने पहुंचा तो देखा, चाक अब भी धीरे धीरे घूम रहा था, पर खाली। झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। बर्फ में बस एक ही निशान आगे की ओर जा रहा था। 1 घंटे बाद उन्हें चतुर का शव खुबानी के पेड़ के नीचे मिला। उसके हाथ अब भी मुट्ठी में भींचे हुए, नाखूनों में अब भी मिट्टी जमी थी। गले पर जमे हुए खून की परत काली पड़ चुकी थी। आसपास की बर्फ कुचली हुई थी, जंग जैसी लाल। भूरा चुपचाप आया, घुटनों के बल झुका और पैरों के निशान देखे। उसने सिर हिलाया, दाहिना कंधा अब भी कमजोर। वो बुदबुदाया, वही है। फिर मृतक से फुसफुसाया, आराम करो भाई, जल्द ही खत्म कर दूंगा इसे। कुछ दिनों तक बर्फ लगातार गिरती रही, इतनी घनी कि उसने हर आवाज निगल ली। मठ की घंटियों को ढक लिया और जंगलों को मौन कर दिया। जब आसमान साफ हुआ तो दुनिया सफेद और शुद्ध लग रही थी, मानो शांति लौट आई हो। पर वो बस भ्रम था। उस सुबह एक बूढ़ी औरत, शांति, पानी लेने निकली। वो उस छोटे मंदिर के पास रहती थी, जहां एक प्रार्थना चक्र हवा से दिन रात घूमता रहता था। वो अकाल, बुखार और विधवापन सब झेल चुकी थी। इसलिए जब उसकी बेटी ने चेतावनी दी, घर पर रहो मां, खांसी फिर घूम रही है, तो वो हंस पड़ी। वो वैसे ही चली गई। उसका पीतल का लोटा उसकी शॉल पर सूरज सा चमक रहा था। पास खेल रहे बच्चों ने देखा कि वो बर्फीले रास्ते में गुम हो गई। कुछ क्षणों बाद एक चीख गूंजी, इतनी भयानक कि बच्चों का दिल जम गया। जब लोग मंदिर पहुंचे तो लोटा उल्टा और कुचला पड़ा था। उसके पैरों के निशान सीढ़ियों के पास ही खत्म हो गए थे।
वहां से एक लाल रेखा पीछे की ओर जाती थी, प्रार्थना चक्र के पीछे तक। उसका शव बर्फ पर फैला पड़ा था, खून फूल की तरह फैल गया था उसके नीचे। तेंदुए ने उसे पवित्र घंटी के सामने ही मारा था। हवा में घूमता प्रार्थना चक्र धीरे धीरे मंत्र फुसफुसा रहा था। सफेद ठंडी हवा में उस रात भूरा भूरी लाल की झोपड़ी में आग के पास बैठा था। गांव वाले उसे घेरकर बैठे थे, पर कोई बोल नहीं रहा था। वो 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। चेहरा सूखा, आंखें गहरी पर अब भी तेज और दृढ़। आखिर उसने कहा, अब ये भूख नहीं, आदत से मारता है। आज रात लौटेगा, क्योंकि हत्यारा मरने से पहले घमंडी हो जाता है। वो खड़ा हुआ, ऊनी कोट पहना और अपनी बंदूक उठाई। दरवाजे बंद रखना, उसने कहा। भोर से पहले गोलियों की आवाज सुनोगे। फिर वो बर्फ में उतर गया। उसके जूते गहराई तक धंसते रहे और धुंध उसके पीछे ऐसे बंद होती गई जैसे कोई पर्दा गिर रहा हो। शाम तक वो जमी हुई धारा तक पहुंचा। एक लड़के ने बताया था कि दोपहर में एक बछड़ा खींच लिया गया था। भूरा ने उस निशान का पीछा किया। खून की लंबी लकीरें बर्फ में, टूटे हुए डाले, गहरे पंजों के निशान। वो उसे एक ओक के पेड़ के नीचे की गुफा तक ले गए। वहां बछड़ा आधा खाया हुआ पड़ा था। उसकी पसलियां ढलते सूरज में चमक रही थी। शव से भाप उठ रही थी। हवा में लोहे और मौत की गंध थी। भूरा झुका, खून को दस्ताने वाले हाथ से छुआ। अब भी गर्म था। तेंदुआ लौटेगा। उसने ओक की डालों के बीच, जमीन से करीब 10 फुट ऊपर, अपना मचान बनाया। पैरों के नीचे की शाखाओं के बर्फ को दबाकर शोर खत्म किया और अपनी बंदूक के दोनों बैरल भरे। फिर वो तने से टिक गया और इंतजार करने लगा। हवा स्थिर थी, दुनिया सफेद और अंतहीन। रात तलवार की धार की तरह उतरी। पहाड़ी की धार के ऊपर चांद उगा, पूरा, ठंडा और रजत। उसकी रोशनी बर्फ के मैदानों पर बिखर गई, घाटी को भूतों की दुनिया में बदलते हुए। यहां तक कि पेड़ भी बर्फ से तराशे हुए प्रतीत हो रहे थे। नीचे पड़ा शव हल्की चमक में दमक रहा था। उसका खून चांदनी में काला दिख रहा था। भूरा राम स्थिर बैठा था। उसकी सांसें ठंडी हवा में धुंध बन रही थी और बंदूक उसके घुटनों पर टिकी थी। वो 6 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा था। कोई उल्लू नहीं बोला, कोई कुत्ता नहीं भौंका, यहां तक कि धारा भी जमकर मौन हो चुकी थी। फिर आवाज आई, हल्की, लयबद्ध, लगभग मानवीय। बर्फ पर पंजों की धीमी चरमराहट। धुंध के किनारे से वो तेंदुआ प्रकट हुआ। वो ऐसे आया मानो फर ओढ़े कोई साया हो। हर कदम सोच समझ कर रखा गया। पंजा ऊंचा उठा, धीरे से रखा, पूंछ नीची झूलती हुई। उसकी आंखों में चांदनी पड़ी और वे गहरी हरी सुनहरी चमकने लगी। टूटी दांत की नोक तब चमकी जब उसने सांस ली। वो ठिठक गया, सिर झुकाकर, हवा सूंघते हुए। भूरा नहीं हिला। वो अपने गले में धड़कते दिल को महसूस कर सकता था। तेंदुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा, शव के चारों ओर एक बार, फिर दूसरी बार घूम गया। फिर वो बगल में लेट गया, सूंघा और खाना शुरू किया। धीरे, मौन, अभ्यास किए हुए संयम से मांस फाड़ते हुए। उसके खाने की आवाज मैदान में भर गई। मांस की गीली खुरच, हड्डियों का चरमराना। भूरा ने बंदूक उठाई। नली जानवर के कंधे के साथ सीधी हुई। वो इंतजार करता रहा जब तक तेंदुए ने सिर थोड़ा उठाया। गला साफ था, फेफड़े भरे हुए थे। फिर उसने गोली चलाई। गोली की गूंज ने सन्नाटा चीर दिया। गोली कंधे के पीछे लगी। तेंदुए ने चीख मारी। इतनी कच्ची, इतनी उग्र की हवा खुद कांप उठी। वो हवा में मरोड़ खाता हुआ उछला और पेड़ की ओर मुंह करके गिरा। उसकी आंखें जल रही थी।
मुंह से खून झाग की तरह फूट रहा था। उसने एक बार खांसा, वही डरावनी खांसी जिसे घाटी जानती थी, और फिर झपटा। वो तूफान की तरह आया, नीचा, तेज, भयावह। बर्फ हर दिशा में उड़ी जब वो मैदान पार करता आया। भूरा ने बंदूक खोली, फिर से भरी, और दोबारा गोली चलाई। दूसरी गोली छाती में लगी, पर वो जानवर रुकने को तैयार नहीं था। दहाड़ते हुए, आधा गुर्राना, आधा खांसना, वो ओक के तने से टकराया, पंजे छाल पर घिसते हुए, शरीर ऊपर उठता हुआ। अब भूरा उसका चेहरा साफ देख सकता था। आंखें अंगारों सी, दांत खुले, गले से खून बहता हुआ। उसका पंजा ऊपर झटका, भूरा के जूते से कुछ इंच दूर। भूरा ने उसकी सांस की गर्म, धात्विक गंध महसूस की, बहुत करीब। उसने आखिरी गोली सीधा उसके गले में दाग दी। झटका इतना तेज था कि उसका कंधा सुन पड़ गया। धुआं हवा में फैल गया। तेंदुआ पीछे गिरा, बर्फ में लुढ़का, एक बार, फिर दूसरी बार, और फिर स्थिर हो गया। खांसी एक बार फिर आई, हल्की, गरगलाती, मानो एक आखिरी आ हो। फिर सब खामोश। मैदान फिर शांत हो गया। सिर्फ भूरा की सांसें और बर्फ की हल्की चरमराहट। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके घुटने कांप रहे थे, बंदूक हाथ में लटक रही थी। वो शव के पास पहुंचा, अब भी सतर्क। तेंदुआ टेढ़ा पड़ा था, आंखें तारों की ओर खुली हुई। जबड़े के नीचे काला खून जमा था, घावों से हल्का भाप उठ रही थी। मृत्यु में वो छोटा लग रहा था। अब राक्षस नहीं, बस मांस और हड्डी का टूटा हुआ ढांचा। भूरा उसके पास घुटनों के बल बैठा, हाथ फर पर रखा। फर अब भी गर्म था, दिल हल्का सा फड़फड़ा रहा था। वो फुसफुसाया, सो जा, पुराने शिकारी, तूने अपनी लड़ाई पूरी कर ली। फिर वो वही बैठा रहा, बर्फ में। घाटी ने अपनी सांस रोके रखी, मानो मृतकों को न जगाए। भूरा राम अब पेड़ के ठूंठ पर बैठा था, बंदूक अभी भी गोद में, और पैरों के पास धीमी आग जल रही थी। शोलों ने तेंदुए की खाल पर फीकी रोशनी डाली, और चीड़ की गंध हवा में फैली, उस पतली नारंगी घेरा से परे। दुनिया फिर सफेद और मौन थी। उसने जीवन में कई जानवर मारे थे, लोहे जैसे दौड़ते हुए जंगली सुअर, वसंत में उतरता हुआ काला भालू, पर यह शिकार अलग था। इसमें किसी विजेता की अहंकारी खुशी नहीं थी। यह दुबला, संयमित और कहानियों से छोटा था। टूटा दांत चांदनी पकड़ता, और कंधे के पास का घाव उसकी पतली देह दिखाता। जानवर ने भूख और दर्द को चालाकी में ढाला था। उसने उस चीज से बचना सीख लिया था जिसने उसे घायल किया था, और इस सीख में उसने ऐसी कमजोरी पर हमला करना सीख लिया था जिस पर कोई जंगली प्राणी नहीं करता। धीरे धीरे अब रात छोटी छोटी आवाजों से भरी थी। एक नाइट जार ने पुकारा और फिर चुप हो गया। दूर कहीं एक कटफोड़वा सूखी लकड़ी पर ताल की तरह चोटें कर रहा था। एक लोमड़ी चोटी पर आई, अपनी सफेद पूंछ ऊंची रखे हुए, और रुकी जहां शिकारी तेंदुए के शव के पास बैठा था। उसकी आंखें चमकी, फिर वो पेड़ों में गायब हो गई। जब ग्रामीण पहुंचे, वो तब भी वही बैठा था, मृत तेंदुए के पास। बंदूक उसकी गोद में पड़ी थी, नली पर बर्फ की चमक। उसने ऊपर देखा, आंखें लाल थी, चेहरा शांत। खत्म हो गया, उसने बस इतना कहा। उसके पीछे धौलागिरी की चोटियों पर पहली किरणें पड़ी, अग्नि जैसी लाल, पुनर्जन्म जैसी शुद्ध। भूरा ने दस्ताने वाले अंगूठे से तेंदुए की धारियों पर हाथ फेरा, फर के नीचे मांसपेशियों की कठोरता महसूस की। वो भावुक आदमी नहीं था, फिर भी एक पुरानी आदरपूर्ण उदासी महसूस हुई, उस जीव के लिए जो अपने काम में उत्कृष्ट था।
चाहे उसने उस उत्कृष्टता को भयावह दिशा में क्यों न मोड़ा हो। उसने एक छोटी, निजी प्रार्थना की, कुछ जो प्रार्थना और विदाई के बीच था। धीरे धीरे चांद पहाड़ी के पीछे डूब गया और तारे कठोर हो गए। भूरा उठा, बंदूक कंधे पर टांगी और सावधान कदमों से ललखेत की ओर लौट पड़ा। बर्फ उसके जूतों के नीचे हल्की चरमराहट कर रही थी। पीछे आग बुझ रही थी। घाटी ने लंबी सांस छोड़ी। भूरा ने औरतों द्वारा लाया गया गर्म चाय का प्याला दोनों हाथों में लिया और धीरे धीरे पिया। गर्मी ने उसकी उंगलियों को नरम किया, ठंड की धार कम की। उसने भाप उठते देखी और सोचा उस भाप के बारे में जो इन 3 महीनों में दूसरों के गलों से उठी थी। ठंडी हवा में चमकती हुई, भयावह और अंतरंग दोनों जीवन, जिसे दांतों से फाड़कर छीना जा सकता था। हर शिकार के बाद एक छोटी सी उदासी होती है, एक खालीपन जहां कभी शिकार की उत्तेजना थी। लंबे मौसम तक गांव के दिन डर में कटे थे और रातें उस आवाज में गिनी जाती थी जो विनाश का संकेत देती थी। अब वो आवाज चली गई थी। रातें अब उसके माप से नहीं जानी जाएंगी। क्या उसकी जगह आएगा, ये कोई नहीं जानता था। कभी गांव उस खाली घंटे को गीतों से भर देता है, कभी नई कहानियों से, लेकिन वो जगह जहां भय ने अपनी जड़ें जमाई थी हमेशा याद रखेगी कि वहां एक शून्य था। और 3 महीनों में पहली बार ललखेत की घाटी शांत थी। भोर एक फीकी शांति के साथ उतरी, ऐसी कि पूरा गांव किसी स्वप्न में चलता प्रतीत हुआ। जब भूरे ने अंतिम चढ़ाई पार की, ललखेत के लोग पहले ही वहां एकत्र थे। फुसफुसाहटों और ऊंची, अविश्वासी राहत भरी आवाजों का एक झुंड। बच्चे अपनी माताओं के आंचलों से लिपटे थे और उंगलियों के बीच से झांक रहे थे। भिक्षु अपने काम छोड़कर खड़े थे, चेहरों पर छाया, जैसे संसार का संतुलन लौट आया हो और अब उसे सीधा देखा जा सके। उन्होंने शव को उस चौतारी के नीचे रखा जहां गांव की बहसें अक्सर होती थी। महान ओक के पेड़ की जड़ें मंच जैसी फैली थी। महीनों के भय के बाद कुछ ही लोगों ने उस जानवर को पास से देखा था। अब साफ सुबह की रोशनी में वो राक्षसी नहीं बल्कि दयनीय लग रहा था। पसलियां झांकती हुई, फर पर खून के निशान, पुराना घाव एक काला खुला सिलसिला। उसका टूटा हुआ दांत सफेद और कटु स्पष्ट दिखाई दे रहा था। भूरे ने बोला, न कोई उपदेश, न कोई गर्व, बस एक थके हुए आदमी की सादगी में कहा। ये एक तेंदुआ था। उसने कहा, घायल, भूखा, चालाक। इसने ये सब इसलिए नहीं किया कि इसे हिंसा प्रिय थी। इसने ये इसलिए किया क्योंकि जीवन ने इसे ऐसा बनाया। हमें याद रखना चाहिए, पहला घाव इंसान ने दिया था, और जहां दया उचित है वहां दया याद रखनी चाहिए। उसके शब्द उनके बीच उतर गए। वे किसी विजय गाथा की प्रतीक्षा कर रहे थे, एक ऐसी कथा जो वर्षों तक अलावों के पास सुनाई जाती। पर उन्हें मिला एक सादा सत्य। जिस राक्षस की कहानियां फुसफुसाई गई थी वो वास्तव में सिर्फ मांस, हड्डियों और इतिहास का जीव था। गांव वालों ने चिता तैयार की। पुरुषों ने रालदार लकड़ियों का ऊंचा ढेर लगाया। चीड़, ओक, सूखी टहनियां जो आग लगते ही चटकती। उन्होंने तेंदुए को उस पर रखा जैसे कोई भारी, असुविधाजनक गठरी को विश्राम के लिए रखता है। महिलाओं ने, जिनके चेहरे हवा से झुलसे और थके हुए थे, घी के दीपक जलाए और धीमे स्वर में आशीर्वाद गाए। वही मिश्रित प्रार्थनाएं जो पर्वतीय गांवों में हिंदू और बौद्ध संस्कारों के बीच गूंजती है। धुआं सीधे ऊपर उठता गया और जली हुई खाल की गंध घाटियों में फैल गई, तीखी, अनोखी। जब लपटों ने शरीर को अपने भीतर लिया, सबने मौन में देखा, जिसमें राहत थी और एक हल्का शोक भी।
बच्चे गर्मी से मुंह फेरकर घबराई हंसी हंसे। बुजुर्गों ने सिर झुकाया, थूका, ये दिखाने को कि वे खतरे की अंतिमता के भ्रम में नहीं हैं। पर आग के साथ ही कथा फिर से जन्म लेने लगी। कुछ ही हफ्तों में हर यात्री के पास अपनी कहानी थी। खांसी दहाड़ में बदल गई, आंखें लालटेन बन गई, और भूरे की निशानेबाजी चमत्कार। यहीं से लोक कथा जन्म लेती है। जहां शोक और सत्य के बीच खालीपन होता है, वहां कल्पना धागे डालती है। एक बच्चे का गायब होना शिक्षा बनता है, एक खांसी नैतिक कथा, और एक साधारण बंदूक किंवदंती। ललखेत की कथा घाटियों से नीचे उतरी, व्यापारियों और भिक्षुओं की जुबान पर, और हर चायखाने में वो कहानी फूली जैसे खमीर। वो जमीन से जुड़ गई। वो दर्रा जहां हवा शोक में गूंजती थी, अब भूतिया कहलाया। वो चौतारी जहां लोग बैठते थे, अब पवित्र बन गई। फिर भी आने वाले वर्षों में कुछ लोगों ने वही कहा जो भूरे ने कहा था। ये राक्षस नहीं था, बस भूख थी जो धब्बों में ढकी थी। और ये वाक्य उनके दिलों में बस गया, जो सत्य और सुरक्षा दोनों रखना चाहते थे। सच्चाई अक्सर अलाव की कहानियों से हार जाती है, पर असली जीवन में परिवर्तन ऐसे दिखे। दरवाजे ज्यादा मजबूत बांधे गए, बच्चे जल्दी घर बुलाए गए, बुजुर्ग महिलाएं साथ बैठती जब तक कि बर्तन का पानी उबल न जाए। मठ की घंटी फिर बजने लगी, प्रार्थना चक्र घूमने लगा, और आटा पिसाई की चक्कियां फिर से चल पड़ी। लेकिन जब किसी सुबह कोहरा ढलानों से उतरता, तो कुछ लोग ठिठकते, सुनते, और क्षण भर के लिए महसूस करते उस गूंज को जो कभी उनके रात्रियों को तोड़ देती थी। अब वो खांसी डर नहीं, चेतावनी बन चुकी थी। भूरे ने किसी खुले आभार की चाह नहीं रखी। पुरुष जिन्होंने लकड़ी ढोई और महिलाएं जिन्होंने गर्म चाय लाई, उनका धन्यवाद मौन था। उसके रास्ते के किनारे छोड़ा गया या चौतारी पर रख दिया गया। वो बस आवश्यक लेता, एक रात का आसरा, दाल का कटोरा, और फिर जब घाटी शांत हुई, वो वैसे ही चला गया जैसे आया था, चुपचाप। किंवदंती कृतज्ञता से तेज चलती है, और अंततः दोनों, मनुष्य और पशु, आगे बढ़ गए। समय, वो दयालु मित्र जो विवरण भूल जाता है पर रूप याद रखता है। ललखेत को फिर से एक ऐसी घाटी बना गया जहां गेहूं वैसे ही झूलता जैसे सदियों से झूलता आया था। भिक्षु मंदिर संभालते रहे, बच्चे बड़े हुए, और उन्होंने वही पुरानी कहानी बताई, उस आत्मविश्वास से जो डर को केवल कथा में जानते हैं। खेत फिर वैसे ही दिखने लगे, बस कुछ जानबूझकर किए गए परिवर्तन थे। मजबूत बाड़े, रोशन रास्ते, दोहरे गेट। भूराराम बूढ़ा हो गया। वो बंदूक जिसने उसके लिए बोला था, अब उसकी चूल्हे के ऊपर टंगी थी। लकड़ी घिसी हुई, धातु पर हल्का निशान जहां उसका हाथ बरसों टिका था। सर्दियों की दोपहरों में वह दरवाजे के पास बैठता, धुंध को ढलानों से उतरते देखता, और कभी कभी हवाओं की पुरानी खांसी सुनता, जैसे कोई भूतिया प्रतिध्वनि उसकी नींदविहीन रातों से लौट आई हो। जब वो मरा, जैसा सभी मरते हैं, गांव वालों ने उसे एक नीची पहाड़ी पर दफनाया, जहां से वो उन खेतों को देख सके जिन्हें उसने बचाया था। किसी शोभा यात्रा के बिना, सादगी से, एक कपड़ा, एक मुट्ठी मिट्टी। मंदिर की घंटी 3 बार बजी, और फिर घाटी ने उसका चेहरा देखा, सिर झुकाया, और जीवन फिर आगे बढ़ गया। तेंदुए की कथा अब 2 दिशाओं में बढ़ी। अलावों के पास बैठ बच्चों के लिए ये बन गई चेतावनी की कहानी। गुरांस के झुरमुट के पास मत जाना, माए कहती, और कहानी अपना काम करती, डर सिखाती। पर चायखानों में, व्यापारियों के बीच, ये चेतावनी से बड़ी हो गई। ये पहाड़ों की सूची का हिस्सा बन गई, उन जंगली कथाओं की जिन्हें नाम देकर इंसान पालतू बना लेता है। लेकिन वे लोग जिन्होंने
चौतारी के नीचे चिता की आग देखी थी। वो भिक्षु जिसने लकड़ी की चिता पर मंत्र पढ़े थे, और भूरी लाल जिसका बेटा खो गया था। उनकी स्मृति में कहानी सोबर रही। उन्हें याद रहा बर्फ पर फैला लाल धब्बा, बालों की जलती गंध, पहली गोली की गूंज जिसने घाटी के डर को चीर दिया था। उनके लिए तेंदुए की खांसी एक सबक रही कि जंगल कभी पूरी तरह काबू में नहीं आता, और कि मांस, चाहे मनुष्य का हो या पशु का, हमेशा नश्वर होता है। एक गोली, एक घाव जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सालों बाद जब कोई यात्री ललखेत आया और पूछा, वो नरभक्षी तेंदुआ? तो बुजुर्ग मुस्कुराए और अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला वो राक्षस था, दूसरा बोला वो घायल जानवर था, तीसरा बस बोला वो भूख थी जो पा सकती थी ले गई। यात्री सिर हिलाता, कुछ सिक्के रखता और कहानी को घाटी के नीचे ले जाता, जहां हमेशा की तरह वो नए रूप में सुनाई जाती। कुछ साफ सुबहों में जब ओस चमकती और मठ की घंटी मंद स्वर में बजती, अगर कोई चौतारी के साए में स्थिर खड़ा रहे तो उसे हवा में एक आवाज सुनाई दे, जैसे कोई पुराना बांसुरी का सुर, एक खुरदुरी सांस जैसी गूंज जिससे रोंगटे खड़े हो जाए। जो लोग उस कथा के साथ बड़े हुए थे मुस्कराकर अपने बच्चों से कहते, वो बस हवा की खांसी है बेटा, लेकिन ध्यान रखना और संध्या से पहले घर लौट आना। इस तरह खांसी फिर लौट आई, पर अब एक स्मृति बनकर। अब वो भय नहीं, सम्मान का प्रतीक थी। ललखेत फिर अपनी सादी सच्ची लय में लौट आया। भिक्षु घंटियां बजाते रहे, बीज बोए गए और तूफानों के बाद छतें फिर सुधारी गई। प्रकृति वही लेती रही जो उसे चाहिए था, और मनुष्य वही थामे रहे जो वे कर सकते थे। यदि इस कथा का कोई अंतिम संदेश है तो वो ये है, जंगल न पाप करता है न क्षमा, वो बस है, मनुष्य उसमें से गुजरते हैं, पशु भी, दोनों अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार। कभी ये मिलन हिंसक होता है, पर कभी ये सिखा जाता है कि मनुष्य के बनाए घाव लौट भी सकते हैं। ललखेत की खांसी ने यही सिखाया कि सम्मान भय से नहीं, समझ से जन्म लेता है, और शायद इसी कारण से गांव के लोग अब एक दूसरे को थोड़ा ज्यादा देखते हैं और सांझ से पहले घर लौट आते हैं। दोस्तों, आज हमने अपनी चल रही कहानी लालखेत का नरभक्षी को पूरा कर लिया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही मुझे समर्थन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि आप मेरी अगली कहानी सबसे पहले देख सकें। मैं बहुत जल्द एक और रोमांचक और दिलचस्प कहानी लेकर लौटूंगा। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें।